मनीष वर्मा तो बेसिकली एक ब्लॉगर है, एक राइटर है। एक आम आदमी को भी ये अधिकार होता है कि शिक्षा नीति पे जब चर्चा हो, देश में कुछ भी हो रहा हो, जब चर्चा हो तो वो आम आदमी भी शिरकत करे इसमें। एक तो ये जो सरकार का उद्देश्य है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, इसका स्वागत करते हैं। 1 साल के बाद किसी कारण से कोई बच्चे या बच्ची पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, अब उसको क्या कहते हैं मिलेगा, डिप्लोमा डिग्री और फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। 4 साल करने पर रिसर्च ग्रेजुएट का मिलेगा। ये सब अच्छी चीज़ है। उसका साइंस के स्टूडेंट है, आप चाहते हैं कि किसी इतिहास को या क्या कहते हैं रसायन क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस को भी हम पढ़े, उसके साथ साथ उसकी भी गुंजाइश है चॉइस CBSE। शिक्षा नीति पर मैं जब बात करूंगा तो यह नहीं कहूंगा कि क्यों इसका नाम मानव संसाधन विकास विभाग से बदल करके शिक्षा विभाग कर दिया गया है। यह भी नहीं कहूंगा कि 5+3+3+4 का फॉर्मूला क्यों लाया गया है। मैं यह भी इस बात पर भी चर्चा नहीं करूंगा कि इंटीग्रेटेड कोर्स की शुरुआत क्यों की गई है। ये सब हम लोग जब यह शिक्षा नीति आई थी शुरुआत में इस बात की चर्चा करते थे, उसकी जानकारी देने के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आप तक HD। मैं हूं ममता। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चल रहे CRD पुस्तक मेला में शिक्षा के वर्तमान हालात को लेकर शब्द साक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत नई शिक्षा नीति विषय पर चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में लेखक व चर्चित ब्लॉगर मनीष वर्मा, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंग्रेजी विभाग के कुमार चंद्रदीप और शिक्षा नीति पर अनेकों शोध कर चुके शिक्षाविद डॉक्टर अनिल कुमार राय ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सर्वप्रथम मनीष वर्मा स्वयं को एक आम आदमी की आवाज कहकर संबोधित किया। उनके अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित योजना ही शिक्षा है। इन्होंने 5+3+3+4 योजना का वर्णन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बदलाव हमेशा अच्छा होता है, इसलिए हमें इस नीति को अपनाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कि शिक्षा नीति पर मनीष वर्मा का क्या है कहना। शुरुआत करने से पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा गजेंद्र जी के लिए। इन्होंने जैसा भी कहा कि आखिर नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, पहले की शिक्षा नीति जो चल रही थी वो क्यों नहीं चली। विश्वगुरु बनने की बात हो रही है। हमारे साथ 2 और वक्ता भी यहाँ मौजूद हैं जो शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए हैं। मनीष वर्मा तो बेसिकली एक ब्लॉगर है, एक राइटर है। एक आम आदमी को भी ये अधिकार होता है कि शिक्षा नीति पे जब चर्चा हो, देश में कुछ भी हो रहा हो, जब चर्चा हो तो वो आम आदमी भी शिरकत करे इसमें। तो आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मनीष वर्मा आज यहाँ एक आम आदमी की आवाज़ है। आम आदमी क्या अनुभव कर रहा है शिक्षा नीति के संदर्भ में, वो इस संदर्भ में बातें करेगा। सबसे पहले हम बात करें शिक्षा क्या है, तो मनुष्य के अंदर जो भी अंतर्निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना है। अब शिक्षा नीति की बात करें हम लोग, शिक्षा नीति की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने 29 जुलाई 2020 को की। तो शिक्षा नीति तो है ही है, साथ में एक विजन भी है और उन्होंने इस दिन को चुना। संयोग ही कहेंगे हम अपने स्तर पे। हमारे जो पुनर्जागरण के प्रणेता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ये उनकी पुण्यतिथि थी, 130वीं पुण्यतिथि। सबसे पहले यह शिक्षा नीति जब बनने की बात आई तो हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी थे सुब्रमण्यम साहब, ये जिम्मेवारी उनको सौंपी गई थी 2016 आई थिंक। तो 2016 में जब उनको सौंपी गई जिम्मेवारी तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी, करीब 225 पन्ने की रिपोर्ट थी, 230 पन्ने की जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उसके बाद उसमें कुछ सुधार के लिए कहें, अगर आप तर्क पे जाएं, क्रिटिसाइज करना चाहें तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर से ये हमारे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे के कस्तूरी रंगन जी, ये उनके पास आई, उन्होंने कुछ सुधारों के साथ इसको फिर से पेश किया
जिसे हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिली। इस शिक्षा नीति में जो एक बात है वो जो कस्तूरी रंगन साहब ने कही, वो एक बॉटम अप अप्रोच है। ये उन्होंने इसके लिए हमारे देश में लगभग 2.5 लाख पंचायतों से, लगभग 6000 ब्लॉक से, लगभग 6500 जो अर्बन बॉडीज थे उनसे सुझाव आमंत्रित किए, तब जाके ये शिक्षा नीति आज जिस रूप में हम देख रहे हैं उस रूप में आई। पहले की शिक्षा नीति 10+2 पे बेस्ड थी, जो अब आके 5+4, 5+3+3+4, और इसकी जो मुख्य बातें हैं अगर उस पर हम जाएं तो शुरुआत हम करेंगे इस चीज से, ये आपको अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करने की बात करते हैं। आपकी जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाई की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे देश की विडंबना ये है, विडंबना ही कहेंगे हम, कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि राजभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन सारे हिंदुस्तान में शायद हिंदी नहीं बोली जाती। अभी जैसे एक छोटा सा अनुभव है मेरे पास, हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो मुझे ये दिक्कत नहीं आई कि ऑस्ट्रेलिया में एक जगह के लोगों से अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो दूसरी जगह के लोगों से हम क्या बातें करेंगे। वहाँ ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर हम हिंदुस्तान ये सोच के आ रहे हैं कि हिंदी यहाँ की राजभाषा, चलिए इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज क्या होना चाहिए हमारा। ये बहुत सी बात है कि आप अपने मातृभाषा में पढ़ाई करें, इसके लिए एक विजन की जरूरत है। आप एक निश्चित तिथि तय कर दें, आप कह दें जो विजन की बात कर रहे हैं हम 2020 विजन की जब बात कर रहे हैं तो आप एक दिन तय कर दें, भाई चलो 10 ईयर्स के बाद हम हिंदी में ही बात करेंगे, हम कन्नड़ में बात करेंगे, हम और किसी लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदुस्तान की जितनी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उसमें बात करेंगे, हम इंग्लिश में बातें करेंगे। वो हमारा एक लैंग्वेज होगा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक होगा, तब शायद हमारी ये समस्या नहीं आएगी। तो ये बहुत जरूरी है। और जो लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत है इसकी, जरूरत है। किसी भी नए चीज को एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है। बहुत छोटी सी बात है, अगर आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, लोग बोलेंगे अरे क्या कर रहे हो यार ये। 2-4 दिन लोग बोलेंगे, 5-6 दिन के बाद मालूम चला एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन था, आपने बहुत जगहों से लिया, उसे जो बेस्ट था उसे लिया आपने, उसके बाद भी जब आपको जरूरत पड़ी, जब आपको लगा नहीं ये रेलिवेंट नहीं है, आपने अमेंड किया। तो आज क्यों नहीं हम शिक्षा नीति अपना सकते हैं? जरूरत पड़ेगी हम अमेंड करेंगे इसमें। आप बुक लिखते हैं, आप राइटर हैं, कवि हैं, कुछ भी हैं, आप अपने बुक तो कम से कम 6-7 बार एडिट करते हैं, एडिटिंग की गुंजाइश वहाँ भी होती है, तो यहाँ क्यों नहीं? हम क्यों ये माने कि हम शिक्षा नीति जो हमारे पास है उसको छोड़कर दूसरा अंगीकार कर रहे हैं? आप इसको चलने देना, आप एक्सेप्ट करें इसे। आपको लग रहा है कि यहाँ पर दिक्कत है तो आप उसके साथ बदलाव के लिए सुझाव दें। आपने सरकार चुनी है, 5 साल के लिए चुना है आपने, तो सरकार को करने दें काम ना। सरकार कर रही है, आपको लगेगा कल को सरकार आपके आकांक्षाओं पे उतर नहीं रही है, आपके हाथ में चाबी है, आप चेंज कर लें उसको। अब एक बात और आ रही है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात आ रही है वहाँ पे। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, कल को जब हम भी पढ़ते थे, चलिए बायोलॉजी पढ़ने में मन लग रहा है, लेकिन फिजिक्स तो फिजिक्स ही है, फिर मैथमेटिक्स टफ है, केमिस्ट्री भी है, आदमी उलझ जा रहा था। अब मुझे बायोलॉजी पढ़ने की इच्छा है, तो मुझे लगा क्यों नहीं हम हिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनफॉर्मली आप पढ़ेंगे, आप भी बोलेंगे इनफॉर्मली आपने क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन आज इसको फॉर्मल एजुकेशन में लाया जा रहा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आप पढ़े ना, बाहर में सिस्टम है ये। तो मैंने पहले भी कहा कि हम इसको स्वीकार करें, स्वीकार करेंगे तभी बातें कुछ होंगी। आज हमने बहुत सारी इसमें चेंजेस लाया गया है। अब जैसे है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। अभी कितना है ये? 57.6%। क्या बुराई है?
और शिक्षा जो है हमारी वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो राज्यों का सहयोग भी चाहिए। अभी शिक्षा में हमारे देश का कितना खर्च होता है, बहुत मिनिस्क्यूल है, शायद वो पॉइंट में है। अब इसको 6% की बात चल रही है, 6% कर रहे हैं, तो 6% ठीक है, आप खर्च होने दें, काम करने दें। फिर प्राइमरी लेवल पे बात हो रही है कि 5+3+3+4, 5+ इंक्लूड स्टार्टिंग 3 years, मतलब 8 साल के बच्चे। अब यह माना जाता है कि बच्चों का जो 85% डेवलपमेंट है वो 6 year तक हो जाता है, और हमारे यहाँ के स्कूली शिक्षा का लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए। एक बार निकल के देखें आप, तब समझ में आएगा। हम वो एफिशिएंसी नहीं ला पा रहे हैं बच्चों में। जिस वक्त उनका ब्रेन, उनकी दिमाग एजाइल होती है, चीज़ों का ग्राफ्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है, उस वक्त हम उनको एजुकेट करें, उनको एफिशिएंट बनाएं। इसके लिए मिशन मोड में राष्ट्रीय फाउंडेशन लिटरेरी न्यूमरेसी मिशन की स्थापना की गई है, जो यह कह रहा है कि 2025 तक कक्षा 3 तक के समस्त विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक ज्ञान देने का लक्ष्य रखा गया है। एक बात यह भी है यहाँ पर कि पुराने समय में हम लोगों ने बड़े बड़े विश्वविद्यालय देखे हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, जहाँ पे बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई होती थी। तो नई शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा संस्थान हम लोग बना रहे हैं, जहाँ पे कम से कम 3000 विद्यार्थी हों। इस प्रकार से यह माना जा रहा है जो उच्च शिक्षा में जो विखंडन हो रहा है वो समाप्त हो सकेगा। 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विविधता वाले संस्थानों में रूपांतरित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अब शिक्षा नीति पे हम बात कर रहे हैं, तो बात यह भी कर रहे हैं कि शिक्षा नीति हमारी जो आज की है वो एम्प्लॉयमेंट, हमारे युवा सामने बैठे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उनके पास एम्प्लॉयमेंट क्या। आज जो शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, हम ये नहीं कह रहे गलत थी, लेकिन चेंज इज ऑलवेज गुड। चेंज को स्वीकार करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चेंज को स्वीकार करें। तो जो एफिशिएंसी, जो कौशल हमें चाहिए, अब अमेरिका 72% से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जापान मोर देन 70% है, जर्मनी मोर देन 90% है, और हमारे यहाँ पे है ही नहीं। दक्ष युवा जो हमारे निकल रहे हैं, कौन लेगा उनको? तो उनके लिए भी जरूरी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए कि वोकेशनल एजुकेशन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। वोकेशनल एजुकेशन की शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल किया गया, और इसी का परिणाम है कि हम भारत में जहां 5% हैं, जो हम बात कर रहे थे अभी दक्षता की, वहीं बाकी लोग दक्षिण कोरिया है, जर्मनी, अमेरिका है, मोर देन 70%। अब एक 5+3+3+4 में ग्रेजुएशन आपकी 4 साल की होने जा रही है। इसमें एक बड़ी अहम बात है, बहुत से लोग ड्रॉप आउट होते हैं, पूरा पढ़ा नहीं उन्होंने, ड्रॉप आउट होने लगते हैं। अब इसमें है कि नहीं, आप पढ़ाई कीजिए, जब आपको लगे आपको नहीं पढ़ना है, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, सारे लोग 4 साल पढ़े, तो हर ईयर के हिसाब से आपको डिग्री मिल रही है, डिप्लोमा है, एडवांस है, सबको डिग्री मिल रही है। और यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक अध्यापन का न्यूनतम 2030 तक सारे लोग इस चीज़ को अंगीकार कर लेंगे। जो डिग्री की बात कर रहे हैं वो 1 वर्ष के बाद एक नॉर्मल सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्षों बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों बाद स्नातक की डिग्री, तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक। तो इसमें एक बात आएगी, भाई कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत चीज़ें चेंज आ जाएंगे। तो ठीक है, अभी आप एक्सेप्ट करें इसको, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है, मंजूर कर दिया है। आपके सुझाव जो हैं, सार्थक सुझाव आप दें इसको, आप डिफरेंट सोशल मीडिया पर जाके दें, आप जहां उचित समझें वहां दें, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से दें, लेकिन फिलहाल तो एक्सेप्ट करें इसे। हमने पहले भी कहा चेंज इज ऑलवेज गुड। तो मेरा, अगर हम सम अप करें इसको, तो हम चाहेंगे कि शिक्षा नीति जो है ये आप इसे अंगीकार करें, और जहाँ पे आपको लगे बदलाव की बात, जैसे मैंने कहा, आप बुक एडिट करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं, और बहुत जगह पे आप बदलाव की बात करते हैं, तो आप इसको अडॉप्ट करें, आप इसमें बदलाव की बातें करें। विजन 2020 है, ऐसा नहीं कि दुनिया यहाँ खत्म होने जा रही है, दुनिया इसके बियॉन्ड भी है। तो मेरा तो अपना यही मानना है। धन्यवाद। तो आपने सुना मनीष वर्मा को।
वहीं दूसरे वक्ता कुमार चंद्रदीप जो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, इन्होंने बताया कि 2023 और 24 के पाठ्यक्रम से शिक्षा नीति लागू की जाएगी। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट और 15 साल के अंदर सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को ऑटोनोमस बनाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य बताया। अंतिम वक्ता डॉक्टर अनिल कुमार राय ने नई शिक्षा नीति के प्रभाव पर कई प्रश्न उठाए। भारत को शिक्षा और गुणवत्ता दोनों की श्रेणी में रखा गया। क्यों? क्या पुरानी शिक्षा नीति इंटरनेट के अभाव से पूरी नहीं थी? ऐसे प्रश्नों के साथ उन्होंने अंतिम में कहा, पहले शिक्षा बच्चों तक जाती थी, परंतु अब बच्चे को शिक्षा तक जाना होगा और इस कार्यक्रम का संचालक गजेंद्र कांत द्वारा किया गया। उम्मीद है कि देश में नई शिक्षा नीति का लागू होना विद्यार्थियों के हित में सही है या नहीं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें आप तक के साथ। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। फूलचंद्र महतो, सिलाई मशीन उषा कंपनी का रिटायर्ड टेक्नीशियन, होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उषा की मशीन हो, सिंगर की मशीन हो या किसी भी कंपनी का मशीन हो, सभी मशीन का रिपेयरिंग आपके दरवाजे पर आपके सामने में करेंगे। जब भी ज़रूरत हो हमारा नंबर है 6205838433।